हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। तो अब तक हमने देखा है कुंभा के सामने दो समस्याएं थी, जिसमें से एक समस्या का निवारण तो कुंभा ने कर लिया था, वो था अपने पिता के हत्यारों से बदला लेना। अब दूसरी समस्या थी रणपल राठौड़ के बढ़ते प्रभाव को कम करना। अब रणमल राठौड़ के बढ़ते प्रभाव को कम कैसे करता है कुंभा? तो इन दोनों के बीच एक कॉमन दासी थी और दासी का नाम क्या था? भारमली। भारमली ये दासी कुंभा को भी शराब पिलाती थी और रणमल राठौड़ को भी शराब पिलाती थी। ये आकर्षित थी किसकी ओर? कुंभा की ओर। किसकी ओर आकर्षित थी? कुंभा की ओर। ये रणमल राठौड़ बार बार भारमली से कहता था कि शराब में जहर मिलाकर किसको पिला दो? कुंभा को। बार बार कहता था कुंभा को जहर दे दे, लेकिन भारमली ने जहर नहीं दिया क्योंकि ये कुंभा की ओर आकर्षित थी। लेकिन कुंभा ने एक बार भारमली से कहा कि रणमल राठौड़ को जहर दे दे और भारमली ने रणमल राठौड़ को जहर दे दिया। रणमल राठौड़ का देहांत हो जाता है। और कब होता है ये? 1438 में रणमल राठौड़ का देहांत हो जाता है। अब रणमल राठौड़ का ही देहांत हो जाता है तो बढ़ते हुए प्रभाव को वैसे भी कम कर दिया। ऊंचे ऊंचे पद पर जो भी राठौड़ थे उन सबको हटा दिया कुंभा ने। रणमल राठौड़ का पुत्र था राव जोधा, जो मेवाड़ से भाग रहा था और कुंभा ने इसे मंडौर में खदेड़ दिया। कहां पर? मंडौर में खदेड़ दिया। दोनों का आमना सामना होता है। वहीं पर हंसाबाई आती है और ये हंसाबाई यहाँ पर आकर क्या करती है? आबल बाबल की संधि करती है। हंसाबाई संधि कराती है और उस संधि का नाम क्या है? आबल बाबल की संधि। और ये संधि कब होती है? 1457 में। इस संधि में ही मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा रेखा निर्धारित होती है। की सीमा निर्धारित होती है और निर्धारण का जो केंद्र था वो कौन सा था? केंद्र था सोजत पाली। सोजत पाली। राव जोधा ने मंडौर जाकर जोधपुर बसाया या मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। मेहरानगढ़ या जोधपुर बसाया। कब बसाया ये किया था 1459 में। और इस मेहरानगढ़ दुर्ग की ही नींव किसने रखी? रिद्धि बाई या करणी माता ने। करणी माता का ही पूर्व नाम क्या था? रिद्धि बाई। रणमल राठौड़ का यहाँ से प्रभाव खत्म होता है। कैसे खत्म होता है? तो एक कुंभा और रणमल राठौड़ दोनों के बीच में एक दासी थी कॉमन, उसका नाम क्या था? भारमली। भारमली आकर्षित थी किसकी ओर? कुंभा की ओर। और रणमल राठौड़ बार बार इसे कहता था कि कुंभा को शराब में जहर मिलाकर दे दे, लेकिन भारमली कुंभा को जहर नहीं देती थी। लेकिन कुंभा के एक बार कहने पर ही भारमली ने रणमल राठौड़ को जहर दे दिया और रणमल राठौड़ को यहाँ से देहांत हो जाता है 1438 में। इसी का पुत्र राव जोधा मेवाड़ छोड़कर मंडौर की ओर भागा। मंडौर में कुंभा ने इसे खदेड़ दिया। यहाँ पर हंसाबाई ने आबल बाबल की संधि करवाई 1457 में। और जिसमें क्या हुआ था आबल बाबल की संधि में कि मारवाड़ और मेवाड़ की सीमाओं का निर्धारण किया गया था। केंद्र रखा था सोजत पाली को। राव जोधा ने ही मेहरानगढ़ बसाया था। कब? 1459 में। और नींव रखी थी रिद्धि बाई या करणी माता ने। अब यहाँ तक तो जो कुंभा के सामने बहुत बड़ी समस्या जो दो थी वो सारी कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं कि कुंभा ने किन दुर्गों का निर्माण करवाया है, क्योंकि स्थापत्य की कला में कुंभा का जो काल माना जाता है वो एक प्रकार से स्वर्ण काल माना जाता है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब हम कुंभा के काल में कौन सा सबसे बड़ा दुर्ग था? तो एक इतिहासकार है या एक ग्रंथ है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, एक ग्रंथ है और उस ग्रंथ का नाम है वीर विनोद। वीर विनोद। इस ग्रंथ का निर्माता कौन था? इसके लेखक कौन थे? श्यामल दास। इनके अनुसार राजस्थान में कुल कितने दुर्ग थे? 84 दुर्ग थे। और इन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया।
ये किसके अनुसार है? श्यामल दास के अनुसार। और कौन से ग्रंथ में? वीर विनोद ग्रंथ में। 32 राजस्थान की कुल, सॉरी यहाँ पर राजस्थान नहीं है, यहाँ पर मेवाड़ है। मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग हैं और इन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? स्वयं कुंभा ने करवाया। 32 में से मेन दुर्ग कौन से हैं? तो हम देखते हैं विराट दुर्ग, मचान दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग, अचलगढ़, इसी प्रकार सतविश देवरी, श्रृंगार चवरी, कुंभ श्याम मंदिर, ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों हैं भीलवाड़ा में। बसंतगढ़ और अचलगढ़ कहाँ है? सिरोही में। और ये तीनों कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इतनी सारी स्मारकों का, दुर्गों का निर्माण करवाने के कारण ही कुंभा के काल को क्या कहा जाने लगा? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके काल को माना जाता है? कुंभा के काल को। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि एक सबसे बड़ा दुर्ग का निर्माण करता है कुंभा, उसका नाम क्या है? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। और इसका जो वास्तुकार था वो कौन था? तो इसका वास्तुकार था मंडन। इसकी नींव रखी थी कुंभा ने कब? नींव रखी थी 1448 में और पूर्ण हुआ था कार्य 1456 में। किस उपलक्ष्य में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया? नागौर विजय के उपलक्ष्य में। नागौर, शम्स खां को पराजित किया था कुंभा ने, इसलिए नागौर विजय के उपलक्ष्य में। साथ ही कुंभा ने इस दुर्ग का नाम कुंभलगढ़ क्यों रखा? अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम पर, या अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में इस दुर्ग का नाम क्या रखा? कुंभलगढ़। अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में। बाकी प्राचीन नाम क्या था इस दुर्ग का? प्राचीन नाम था कमलमीर और मच्छिंदरपुर। ये दुर्ग कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ये मेन बाहर का परकोटा है और दुर्ग के अंदर एक और छोटा सा दुर्ग है जिसका नाम है कटारगढ़। इसका नाम क्या है? कटारगढ़। ये वैसे देखा जाए तो एक जो टॉपिक है दुर्ग का वो हमारे स्थापत्य कला वाले टॉपिक में आता है, जो कि आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट दुर्ग है, इसलिए हम यहाँ पर भी इसको डबल बार पढ़ेंगे। तो कुंभलगढ़ का नाम, वास्तुकार कौन था? मंडन। नींव रखी थी 1448 से 56 में, निर्माता था कुंभा। और किस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किया था? तो ये नागौर विजय के उपलक्ष्य में किया था और शम्स खां को पराजित किया था, इसलिए इसमें शम्स खां। अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में इसका नाम कुंभलगढ़ रखा। प्राचीन नाम क्या है? कमल मीरिया मच्छिंदरपुर दुर्ग। कटारगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक कक्ष है या एक ऐसा दुर्ग है जो लघु दुर्ग है जिसमें कुंभा स्वयं निवास करता था और उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था कटारगढ़ दुर्ग। इसी को क्या कहा जाता है? मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। महाराणा प्रताप के समय महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी थी कौन सी? कुंभलगढ़। और मेवाड़ की राजाओं की शरण स्थली क्यों थी वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि जब चित्तौड़ पर आक्रमण होते थे तब राजा कहाँ पर आ जाते थे? कुंभलगढ़ में शरण लेने के लिए आए थे, इसलिए कुंभलगढ़ को ही मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा गया है। राजधानी। इसी दुर्ग को एक इतिहासकार है, उनका नाम क्या है? अबुल फजल। अबुल फजल ने इस दुर्ग को देखा और कहा
कि यह दुर्ग इतनी बुलंदियों पर स्थित है, इतनी बुलंदी पर है कि सिर की पगड़ी ही गिर जाती है, कि देखने पर सिर की पगड़ी ही गिर जाती है। किसने कहा ये स्टेटमेंट? अबुल फजल ने। किस दुर्ग के बारे में? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। इस दुर्ग की जो दीवार की लंबाई है वो कितनी है? इस दुर्ग की दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर। ऊंचाई कितनी है? 3600 फीट या 1087 मीटर। इसी दुर्ग की जो दीवार की चौड़ाई है उसे भारत की महान दीवार कहा गया है, क्योंकि इसमें एक साथ लगभग 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। और विश्व की दूसरी महान दीवार, पहली चाइना में है और दूसरी कहाँ पर है? कुंभलगढ़ की दीवार। और भारत की पूछे तो भारत की महान दीवार किसे कहा गया है? कुंभलगढ़ दुर्ग की। इसी दुर्ग को और क्या कहा गया है? इसी दुर्ग के लिए कहा गया है मारवाड़ की छाती पर रखी तलवार। क्वेश्चन आता है मारवाड़ की छाती पर रखी गई तलवार किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? तो इसे कहा गया है किसके बारे में? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, क्योंकि ये राजसमंद में है और जो मारवाड़ मेवाड़ की सीमा लगती है उसी सीमा पर ये दुर्ग स्थित है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? मारवाड़ की सीमा पर या मारवाड़ की छाती पर रखी गई तलवार। तो ये सब हमने पढ़ा किसके बारे में? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। कुंभा एक ग्रंथ है वीर विनोद, और वीर विनोद में श्यामल दास लेखक है इसके। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग है, जिसमें से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। इसीलिए कुंभा के काल को क्या कहा गया है? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। 32 दुर्गों में से इंपॉर्टेंट दुर्ग हम देखते हैं कौन कौन से का निर्माण कुंभा ने करवाया। तो विराट दुर्ग, मचान दुर्ग दोनों ही का है भीलवाड़ा में, और इसका निर्माण कुंभा ने करवाया। वसंतगढ़ और अचलगढ़ सिरोही में, और इन दुर्ग का निर्माण कुंभा ने करवाया। सतवीस देवरी, श्रृंगार चौरी और कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, और इनका निर्माण भी कुंभा ने करवाया। सबसे बड़ा दुर्ग है कुंभा का कुंभलगढ़, जहां पर कुंभा निवास करते थे स्वयं। इसके वास्तुकार कौन है? मंडल। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही एक छोटा दुर्ग और है, कटारगढ़ दुर्ग। और कटारगढ़ दुर्ग, ये इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई है। कटारगढ़ दुर्ग को ही क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख। मेवाड़ की आंख। मेवाड़ की आंख इसलिए क्योंकि इसमें कुंभा स्वयं निवास करते थे, और ये इतनी बुलंदी पर था कि यहाँ से पूरा मेवाड़ दिखता था कुंभा को, इसीलिए इसको मेवाड़ की आंख कहा गया है। इसी का और उपनाम क्या है? मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। इस दुर्ग को अबुल फजल ने देखा और कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदियों पर स्थित है कि देखने पर सिर की पगड़ी ही गिर जाती है। इसकी ऊंचाई है 36 किलोमीटर और 3600 फीट, और दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर, चौड़ाई है और चौड़ाई इतनी है कि इसे भारत की महान दीवार कहा गया है। और कितनी चौड़ी है? तो ये इसमें एक साथ कम से कम 4 घोड़े दौड़ सकते हैं। इसी को मारवाड़ की छाती पर रखी गई तलवार भी कहा गया है। इसका निर्माण कुंभा ने कब करवाया था? 1448 से 56 के बीच। नागौर विजय के उपलक्ष्य में कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया था, और इसका नाम कुंभलगढ़ इसलिए रखा था अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में। प्राचीन नाम क्या था बाकी? कमलमीर और मच्छिंदरपुर दुर्ग। ये सब पढ़ा हमने कुंभलगढ़ के बारे में। अब हम आगे देखते हैं कि कुंभा ने कौन सी ग्रंथ की रचना करवाई थी और उनके जो गुरु थे वे कौन कौन थे। कुंभा के गुरु सबसे पहले तो हम देखते हैं कि और कुंभा ने जैन आचार्य हीरानंद को अपना गुरु बनाया था। एक और जैन आचार्य थे, उनका नाम क्या था? सोमदेव। और सोमदेव को कुंभा ने कविराज की उपाधि दी। यहीं पर हम बात करते हैं कि कुंभा के जो संगीत गुरु थे उनका क्या नाम है। तो कुंभा के संगीत गुरु का नाम क्या था? सारंग व्यास। ठीक है, यहाँ पर कुंभा के गुरु कौन थे? हीरानंद। सोमदेव को
कविराज की उपाधि दी थी कुंभा ने, और संगीत गुरु का नाम था सारंग व्यास। कुंभा की एक पुत्री थी जो कि महान संगीतज्ञ थी। कुंभा की पुत्री रमा देवी या रमाबाई। रमाबाई कौन थी? महान संगीतज्ञ। इनका विवाह होता है किससे? गुजरात के मंडलिक से। विवाह होता है गुजरात के शासक मंडलिक से, और मंडलिक की महमूद शाह बेगड़ा हत्या कर देता है। बाद में मंडलिक की महमूद शाह बेगड़ा क्या कर देता है? हत्या। एरो उधर जा रहा है तो इसका मतलब महमूद शाह ने मंडलिक की हत्या की। ठीक है। और फिर बाद में रमाबाई ने अपना अंतिम समय कहाँ पर व्यतीत किया? हमने देखा था जावर जब पढ़ा था लाखा के में कि जावर में चांदी की खान मिली थी, और वहीं पर हमने पढ़ा था कि यहाँ पर या जावर में रमाबाई ने अंतिम समय व्यतीत किया। और यहाँ पर विष्णु मंदिर कहाँ पर? जावर में। यहाँ पर विष्णु मंदिर और रमाकुंड का निर्माण करवाया। साथ ही कुंभा स्वयं भी एक संगीतज्ञ थे और इन्हें वीणा बजाने का शौक था। कुंभा को वीणा बजाने का। तो यहाँ पर हमने गुरु की बात की है। कुंभा के गुरु कौन थे? संगीत गुरु कौन थे इन सब के बारे में? तो कुंभा ने अपना गुरु किसे मान रखा था? हीरानंद को। सोमदेव को, जैन आचार्य थे ये भी, सोमदेव को कुंभा ने कविराज की उपाधि दी थी। संगीत गुरु का नाम किया था सारंग व्यास, और अपनी पुत्री रमाबाई का विवाह किससे करवाते हैं? गुजरात के शासक मंडलिक से। रमाबाई स्वयं एक महान संगीतज्ञ थी, और बाद में महमूद शाह बेगड़ा ने इसकी मंडलिक की हत्या कर दी। रमाबाई ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया? जावर में, और यहाँ पर विष्णु मंदिर तथा रमाकुंड का निर्माण करवाया। कुंभा को वीणा बजाने का शौक था और वे स्वयं एक महान संगीतज्ञ थे। अब आगे हम बात करते हैं कुंभा ने कौन कौन से ग्रंथ की रचनाएं की है। काफी बार क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से ये ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है। 3 ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित दिए जाते हैं, 1 ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं वाला होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित है। तो कुंभा द्वारा स्वयं की रचनाएं या कुंभा की द्वारा की गई रचनाएं। सबसे पहली रचना तो है संगीत राज। संगीत राज। दूसरी संगीत क्रम दीपिका। तीसरी है संगीत मीमांसा। चौथी है सूद प्रबंध। फिर 5वीं है रत्नाकर, संगीत रत्नाकर। कामसार रतिसार, कामराज रतिसार। 6th है कामराज रतिसार। 7वीं है चंडी प्रचंड। 7वीं है रसिक प्रिया। 8th कौन सी है? चंडी शतक और हरि वार्तिका। रसिक प्रिया जो था वो एक प्रकार का टीका था। टीका मतलब छोटा ग्रंथ था। क्या था ये? टीका था। और संगीत राज ये 5 कूपों में विभक्त था। संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? संगीत राज। या कुंभा की सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? संगीत राज। यह कुंभा की सबसे बड़ी व प्रसिद्ध रचना थी, और इसी में भारतीय संगीत की तीनों विधाओं का समावेश है। भारतीय संगीत की तीनों विधाओं का समावेश है। और तीनों विधाएं कौन सी हैं? गीत, वाद्य और नृत्य। इन तीनों ही विधाओं का समावेश है इसमें संगीत राज में। कुंभा ने एक और रचना की थी जिसका नाम है एकलिंग महात्म्य।
एकलिंग महात्म्य। इसकी रचना प्रारंभ तो की थी कुंभा ने, लेकिन इसको पूर्ण किया था इनके वैतनिक कवि। वैतनिक कवि का क्या नाम था? कान्ह व्यास। इसी ग्रंथ को इसी ग्रंथ की तुलना किससे की गई है? एकलिंग महात्म्य की तुलना पुराणों से की गई है, पुराणों से की गई। और कुंभा ने जिस भाग का या एक भाग जो कुंभा ने रचित किया था उसका क्या नाम था? तो कुंभा द्वारा रचित भाग क्या कहलाया? कुंभा द्वारा रचित भाग कहलाया राजवर्णन। राजवर्णन, ठीक है। ये थी कुंभा की रचना। इसमें से हमने सबसे पहले क्या देखा है कि कुंभा ने जो कौन से ग्रंथ लिखे थे? संगीत राज, संगीत क्रम दीपिका, संगीत मीमांसा, सूद प्रबंध, संगीत रत्नाकर, कामराज, रतिसार, रसिक प्रिया, चंडी शतक और हरि वार्तिका। रसिक प्रिया एक प्रकार का टीका है और संगीत राज 5 कुपों में विभक्त है। कुंभा की सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध रचना थी। भारतीय संगीत की 3 विधाओं का इसमें समावेश है और 3 विधाओं में क्या क्या आता है? गीत, वाद्य और नृत्य। एक और ग्रंथ की रचना कुंभा ने शुरू तो की थी, लेकिन इसको पूर्ण इनके वैतनिक कवि कान्ह व्यास ने किया था। उस ग्रंथ का क्या नाम था? एकलिंग महात्म्य। इसी ग्रंथ की तुलना कहाँ किससे की गई है? पुराणों से की गई है। और कुंभा ने जिस भाग का निर्माण किया था या जिस भाग की रचना कुंभा ने की थी उस भाग को क्या कहा गया? राजवर्णन। तो यहाँ तक हमने बात की है अभी तक कुंभा के बारे में। और अब जो शासक बनता है वो कौन बनता है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का ये जो टॉपिक था कुंभा, वो ऑलरेडी बहुत बड़ा था और इसमें हमने देखा था कि कुंभा किस प्रकार अपने पिता के हत्यारों से बदला लेता है। महमूद खिलजी की शरण में जो उसके पिता के हत्यारे चले जाते हैं उससे पर आक्रमण करता है, उसको पराजित करता है। फिर महमूद खिलजी कुतुबुद्दीन शाह से के साथ मिलकर संधि करता है और चंपानेर संधि में ये दोनों अटैक करते हैं किस पर? कुंभा पर, कुंभलगढ़ में। लेकिन कुंभा ने इन दोनों को ही पराजित कर दिया और यहाँ पर इसके पिता के हत्यारों को बदला ले लेता है और मालवा विजय के उपलक्ष्य में एक स्मारक का निर्माण कराता है जिसका नाम है कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ। इसी के बहुत सारे हमने नाम देखे थे। इसका वास्तुकार कौन था वो सब हमने देखा। फिर उसके बाद में हमने देखा था इसी प्रकार की एक प्रशस्ति है जिसका नाम है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो कि कुंभा के ही काल में 1460 में निर्मित हुई थी। और किसने करवाया था? तो उसका नाम था जैन व्यापारी जीजा, वास्तविक नाम था बगेरवाल जैन। क्या इसकी ऊंचाई है, इसका निर्माण प्रारंभ किसने किया था, पूर्ण किसने किया था, कौन सी भाषा में ये प्रशस्ति लिखी गई है, इन सब के बारे में देखा। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि कुंभा की ये समस्या समाप्त होने के बाद में दूसरी समस्या पर वो फोकस करता है जिसका जो कौन सी थी? रणमल राठौड़ के बढ़ते प्रभाव को खत्म करना। फिर उसके लिए उसने रणमल राठौड़ को सबसे पहले तो ऊपर पहुंचाया। उसके बाद उसके पुत्र राव जोधा को मंडोर में खदेड़ा। हंसाबाई ने इन दोनों के बीच, कुंभा और राव जोधा के बीच आवल बावल की संधि करवाई जिसमें मारवाड़ मेवाड़ की सीमाओं का निर्धारण किया गया था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि कुंभा ने किन दुर्गों का निर्माण करवाया है राजस्थान में, मेवाड़ में, जिसमें से हमने देखा था एक ग्रंथ वीर विनोद, और वीर विनोद में के लेखक श्यामल दास क्या कहते हैं कि मेवाड़ की कुल 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। इसीलिए कुंभा के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना गया है। फिर उसके बाद हमने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बहुत सारी चीजें देखी कि इसके उपनाम क्या है और अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा है कि यह देखने पर इतनी बुलंदियों पर स्थित है कि देखने पर सिर की पगड़ी ही नीचे गिर जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम इनकी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में किया गया है। कौन सी विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण कराया? तो नागौर विजय के उपलक्ष्य में करवाया है कुंभा ने निर्माण। प्राचीन नाम क्या था? कमल मीडिया मच्छिंद्रपुर दुर्ग। मेवाड़ की आंख किसे कहा गया है? कटारगढ़ को। कटारगढ़ अगर ऑप्शन में नहीं है तो कुंभलगढ़ दुर्ग। इसी को मारवाड़ की छाती पर लगी हुई तलवार भी कहा गया है। फिर उसके बाद में हमने देखा है कि कुंभा की रचनाएं कौन कौन सी थी, कुंभा के गुरु कौन कौन थे? तो हीरानंद को अपना गुरु माना था। सोमदेव थे, जैन आचार्य सोमदेव, और सोमदेव को कुंभा ने कविराज की उपाधि दी थी। इनके जो संगीत गुरु थे वो कौन थे? संगीत सारंग व्यास। इनकी पुत्री थी रमा देवी, और रमा देवी का विवाह होता है मंडलिक से। मंडलिक की हत्या कौन कर देता है? महमूद बेगड़ा। बाद में रमा देवी अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत करती है? जावर में। स्वयं एक महान संगीतज्ञ थी और जावर में इन्होंने रमाकुंड तथा विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। कुंभा स्वयं भी संगीत प्रेमी था और वह वीणा बजाने का शौक रखता था। फिर उसके बाद हमने देखा है कुंभा की रचनाएं कौन कौन सी है? संगीत राज, संगीत क्रम प्रबंध, क्रम दीपिका, संगीत मीमांसा, सूद प्रबंध, संगीत रत्नाकर, कामराज, रतिसार, रसिक प्रिया, चंडी शतक और हरि वार्तिका। संगीत राज 5 उपों में विभक्त है। कुंभा की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध रचना है। भारतीय संगीत की 3 विधाओं का समावेश हुआ है, गीत, वाद्य और
नृत्य। कौन से ग्रंथ में? संगीत राज में। फिर उसके बाद में हमने देखा था एक और ग्रंथ एकलिंग महात्म्य, जिसकी रचना प्रारंभ तो कुंभा ने की थी, और कुंभा द्वारा जितना पाठ लिखा गया था उसको क्या कहा गया? राजवर्णन। और बाद में रचना को पूर्ण किसने किया था? वैतनिक कवि कानव व्यास ने। तुलना की गई है किससे? पुराणों से की गई है इसकी तुलना, किसकी? एकलिंग महात्म्य। तो यहाँ पर खत्म होता है कुंभा का पार्ट। अब कुंभा शासक रहता है और इसकी हत्या कौन करता है वो सब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज डाउनलोड विस्तृति एजुकेशन। थैंक यू।